नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 5वें अध्याय पंचायती राज के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव में या जम्मू एवं कश्मीर के किसी छोटे से गांव में लोगों को कोई दिक्कत हो तो क्या वो दिल्ली जैसे राजनीतिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आते हैं? क्योंकि दिल्ली जैसे राजनीति गलियारों में ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री रहते हैं। शायद नहीं, बल्कि वो अपनी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही करते हैं, क्योंकि हमारे देश में स्थानीय स्तर पर शासन की व्यवस्था की बात कही गई है और इसी को अपनाया गया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में नगर प्रशासन कहा जाता है। इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो सवाल इस अध्याय में दिए गए हैं एक एक करके उन सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज नामक अध्याय को। दोस्तों, ऊपर आप एक बार कोड देख सकते हैं। यदि आप इसको स्कैन करें तो इस अध्याय को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पंचायती राज अध्याय 5। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। दोस्तों, ऊपर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये किसी गांव में होने वाली ग्राम सभा की बैठक को इंगित करता है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अर्थात दोस्तों, किसी गांव में वो लोग जो 18 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में शामिल होता है, वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उसकी बैठकों में, मीटिंग्स में भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अर्थात दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसको सेक्रेटरी कहते हैं। वो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी। इसको सरकार के द्वारा भेजा जाता है और इसका काम ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाना होता है और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। गांव में रहने वाली टीजिया ने बोलना शुरू किया।
हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हरदास गांव के लोग गांव में फैली पानी की अकाल के बारे में, पानी की कमी के बारे में ग्राम सभा की बैठक में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के सदस्य, एक दूसरे सदस्य ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम अर्थात वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। तो दोस्तों, ग्राम सभा किसी गांव के स्थानीय लोगों की सभा होती है, जिसके सदस्य वे लोग होते हैं जो 18 वर्ष से की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में शामिल होता है। यहाँ हरदास गांव की जो बैठक चल रही है उसमें पानी की कमी के ऊपर चर्चा की गई है और उसके लिए सूरू नदी से पानी लाने की व्यवस्था या वाटर शेड बनाने की व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके छोटे भाई ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। तो दोस्तों, अगला जो मुद्दा इस बैठक में उठाया गया वो था गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों की पहचान करना और उनकी एक सूची तैयार करना। और इसके बारे में नटवर का नाम तय किया गया, लेकिन लोगों ने नटवर के नाम पर आपत्ति जताई, क्योंकि अभी उसने एक नया रंगीन टीवी खरीदा था और उसके भाई ने एक मोटरसाइकिल भेजी थी, तो वो कैसे गरीब हो गया, इस बारे में लोग आपस में चर्चा करने लगे। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात दोस्तों, इसमें बिरजू का नाम आया है और नटवर का नाम आया है। उनका नाम इसलिए आ गया है क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं और अपनी ताकत के अनुसार उन्होंने इस सूची में अपना नाम डलवा लिया था। लेकिन ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि वो इस चर्चा में बात करके इसका विरोध कर सकती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। अर्थात दोस्तों, ग्राम पंचायत जो योजनाएं बनाती है उसके बारे में चर्चा ग्राम सभा में की जाती है और जो योजनाएं बनाई जाती है उससे ग्राम पंचायत ग्राम सभा में लोगों को अवगत कराती है। अगर लोगों को ये लगता है कि गलत है तो लोग
इसी सभा में उन नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि अमीरचंद के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो एक ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो ओम प्रकाश है गरीब मजदूर, उसका नाम इस सूची में जरूर होना चाहिए, गरीब लोगों की सूची में। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच से खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों, कुछ सवाल है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो गड़बड़ी क्या थी? हाँ दोस्तों, इसमें गड़बड़ी थी क्योंकि इसमें उन लोगों का नाम शामिल नहीं था जिनका वास्तव में शामिल होना चाहिए था, और जो लोग ताकतवर थे, जो इस श्रेणी से ऊपर थे, उनका नाम इसमें शामिल था। अगला है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? वह अमीरचंद और नटवर की ताकत के कारण चुप रहा। अगला है, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो डर है जो इंसान को बोलने से रोकता है, और इसी डर की वजह से जो लोग थे वो अमीरचंद और नटवर का विरोध नहीं कर पा रहे थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। दोस्तों, ऊपर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है, जिनको जो पंच है और जिनको अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनाम दिया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। महाराष्ट्र के 2 पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार वह पुरस्कार जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पंचों को प्रदान किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत के काम, अर्थात ग्राम पंचायत क्या काम करती है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्राम के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, अर्थात ये काम करने के लिए उनको पैसा कहाँ से मिलता है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, अर्थात कुछ टैक्स होते हैं जो वो घरों पर और बाजारों पर लगाती है। दूसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायतों द्वारा आती है। समुदाय के काम से मिलने वाला दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनवाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? 2 विकल्प दिए गए थे दोस्तों। एक तो सोरू नदी से पानी लाकर टैंकों में भरना और दूसरा वाटर शेड बनवाना। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में
सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। इसके बाद दोस्तों 2 सवाल दिए गए हैं छोटे छोटे से। हरदास ग्राम पंचायत ने क्या निर्णय लिए गए? तो पहला तो कुएं साफ करने का और हैंडपंप आदि के बारे में निर्णय लिए गए। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? हाँ, ये निर्णय लेने जरूरी थे क्योंकि हरदास गांव के लोग जो थे वो पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे थे और जो जल स्तर था वो इतना नीचे पहुंच गया था कि उसका हल करना ज़रूरी था। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते थे। अर्थात दोस्तों अब जो चर्चा हमने की है वो उसके ऊपर हमें एक प्रश्न बनाना है जिसके आधार पर जो अगली बार बैठक होगी ग्राम पंचायत की उसमें लोग उस सवाल को पूछेंगे। जैसे कि जो व्यवस्था पंचायत ने की गई है यदि वो सफल हुई है तो उसको उन तमाम गांवों में लागू किया जाए जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आगे है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया गया। आप एक चित्र देख सकते हैं मध्य में जिसमें एक कूड़े करकट वाली बंजर जमीन को दिखाया गया है और 2 वर्षों के प्रयास के बाद ही ये एक हरी भरी भूमि में परिवर्तित हो गया। पंचायत के 3 स्तर अर्थात जो ग्राम पंचायत होती है स्थानीय शासन वो 3 स्तरों पर काम करता है। अब इस बारे में बातचीत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ये जो ग्राम पंचायत होती है उसकी जवाबदेही ग्राम सभा के प्रति होती है क्योंकि वही लोग उसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है अर्थात जो ग्राम पंचायत होती है उसके बाद अगला स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है और जो पंचायत समिति होती है उसके ऊपर जिला पंचायत समिति या जिला पंचायत होती है जो कि तीसरा स्तर है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जो पंचायत समिति होती है उसकी मदद से जिला परिषद जो विभिन्न पंचायतें होती हैं उनको जो पैसा मिलता है उसकी व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अर्थात जो हर गांव है उसमें ग्राम पंचायत के कायदे कानूनों में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी मिले, लोग खुलकर अपनी बात बोल सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद
या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो कक्षा में किया जाएगा टीचर के द्वारा। तो दोस्तों, ये था अध्याय पंचायती राज, जिसका अध्ययन हमने किया और समझा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत किस तरीके से कार्य करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय में दिए गए सवाल और उनके जवाब। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हरदास गांव के लोगों की मुख्य समस्या पानी की कमी तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची तैयार करना था। इन दोनों समस्याओं का समाधान लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में आपसी बातचीत के माध्यम से किया। अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हरदास गांव था उसके लोगों की जो मुख्य समस्या थी वो पानी की कमी की समस्या थी, जिसके ऊपर उन्होंने ग्राम सभा की बैठक में बातचीत की और उसका समाधान किया। इसके अलावा जो दूसरी समस्या थी वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तैयार करना था और जो सूची बनाई गई थी उसे जांचना था कि वो सही है या नहीं। तो इसके ऊपर उन्होंने ग्राम सभा की बैठक में बातचीत की और उन समस्याओं पर समाधान प्राप्त किया। अगला सवाल है, आपके विचार से ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ग्राम सभा किसी ग्राम की स्थानीय स्तर की सभा होती है जो ग्राम की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर लोगों के विचार विमर्श से करती है। हाँ, सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इससे वे जान सकते हैं कि उनके गांव में क्या चल रहा है और वे समस्याओं के समाधान में अपने विचार साझा कर सकते हैं तथा अन्य लोगों के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो ग्राम सभा का महत्व ये है कि ये स्थानीय स्तर पर लोगों को अपनी समस्या का समाधान करने का मौका देती है। स्थानीय स्तर की संस्था है और स्थानीय स्तर पर ही लोग इसमें भाग लेते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे में जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं लोग, वे इसके सदस्य होते हैं और उनको इसकी बैठक में अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे वो किसी समस्या के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं और लोग उस समस्या पर क्या सोचते हैं उससे वे अवगत हो सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए जो उसके सदस्य हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और इसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला है, यह काम क्यों किया गया। दूसरा, पैसा कहाँ से आया। तीसरा, काम पूरा हुआ या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। वैसे तो जो शहरों में रहने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इस प्रश्न को जान पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रश्न है, परंतु फिर भी हम एक कल्पना के आधार पर भी इसको हल कर सकते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब इस प्रकार लिखा है कि मैं यहाँ हापुड़ जिले के असोड़ा गांव का उदाहरण ले रहा हूँ, जहाँ जर्जर सड़कों को सही करने की निर्णय ग्राम सभा में लिया गया। इसका पहला सवाल है कि क्या यह काम क्यों किया गया, और इसका जवाब इस प्रकार से हमने लिखा है कि यह काम इसलिए किया गया क्योंकि सड़कों की जर्जर हालत के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे आदि। अर्थात सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोग आ जा नहीं पा रहे थे और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको करने में दिक्कत आ रही थी सड़कों की ख़राब हालत की वजह से। अगला है, पैसा कहाँ से आया। तो इसके लिए धन ग्राम पंचायत से प्राप्त हुआ तथा स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया। अगला है, काम पूरा हुआ या नहीं। तो इसका जवाब इस तरीके से लिख सकते हैं, यह लिखा है मैंने, हाँ, सरकार की मदद से तथा लोगों के सहयोग से सड़कों की मरम्मत तथा निर्माण का कार्य पूरा हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है। और जैसा कि हमने इस अध्याय में अध्ययन किया अभी, उसके आधार पर हम इसका जवाब इस प्रकार लिख सकते हैं कि ग्राम सभा एक छोटी संस्था है और प्रत्येक गांव की अपनी एक ग्राम सभा होती है, जबकि ग्राम पंचायत एक बड़ी संस्था है और कुछ गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन भी किया जा सकता है।
दोस्तों इसके बारे में स्पष्टीकरण करें तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो होती है वो एक छोटी संस्था है और ग्रामीण स्तर पर इसका गठन किया जाता है और गांव में रहने वाले वे तमाम लोग जो 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे इसके सदस्य होते हैं। और जो ग्राम पंचायत होती है वो इससे बड़ी संस्था होती है। कुछ गाँव की ग्राम सभाओं को मिलाकर भी ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल एक समाचार पत्र की खबर है जिसको पढ़कर हमें उसके बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देना है। तो चलिए हम खबर को पढ़ते हैं पहले, फिर इसके सवालों को देखेंगे। नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमान। दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया है कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की है और 1 मई 2004 की है। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। अब हम इन सवालों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इनके जवाब। पहला सवाल है, भगवान लाड को पीटा क्यों गया? और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भगवान लाड को निम्न जाति से संबंधित होने के कारण उच्च जाति के लोगों द्वारा पीटा गया क्योंकि वे पानी का समान वितरण नहीं चाहते थे। तो क्योंकि जो भगवान लाड थे वो निम्न जाति से संबंधित थे और वो टैंकर का पानी टंकी में करना चाहते थे ताकि सभी लोगों को समान रूप से पानी मिल सके, और ऊंची जाति के जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि निम्न वर्ग की जाति के लोगों को भी पानी मिले, क्योंकि वे उस पर अधिकार नहीं समझते थे निम्न जाति के लोगों का। इसीलिए भगवान लाड को ऊंची जाति के लोगों द्वारा पीटा गया। अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों? इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, यह जाति पर आधारित भेदभाव को दर्शाने वाला मामला है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भगवान लाड को पानी से वंचित करने का प्रयास किया गया तथा पीटा गया। दोस्तों, हमारे देश का संविधान बताता है कि सभी आधारों पर अब भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भगवान लाड को असमानता का सामना करना पड़ा और पीटा गया, क्योंकि वो निम्न जाति के थे और ऊंची जाति के लोगों द्वारा उन्हें पानी की सुविधा से वंचित करने के लिए पीटा गया। तो दोस्तों, ये थी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 5वें अध्याय पंचायती राज की वीडियो। इसमें हमने न केवल इस वीडियो में इस अध्याय का अध्ययन किया, बल्कि इसमें पूछे गए प्रश्नों को, उत्तरों को भी जाना। आप इस अध्याय को पढ़ें और इसके प्रश्नों को हल करें, सुविधा आपको मिलेगी। कुछ ही दिनों में आपके परीक्षाएं शुरू हो रही हैं आज से, तो आप अपनी परीक्षा के दौरान इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।